जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर बेस्ड टीचिंग पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे हो। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी पहली बार हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए शुरू से अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको तुगलक वंश के बारे में, तुगलक वंश के संस्थापक के बारे में बता दिया था दोस्तों। दोस्तों, तुगलक वंश के संस्थापक जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे, जिसको जीएसटी मैंने बताया था। दोस्तों, जीएसटी यानी गयासुद्दीन तुगलक जो थे दोस्तों, एक बलवन के इनके जो पिताजी थे दोस्तों कुतुलुक, जो बलवन के टाइम पर एक सैनिक हुआ करते थे। और दोस्तों, जो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक था, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर एक दिल्ली सल्तनत, दिल्ली शासन में दोस्तों एक अमीर बन गया था। दोस्तों, इसकी यह एक दिल्ली पर गद्दी पर बैठने के काबिल हो गया था। दोस्तों, इसके बाद जब ये जीएसटी यानी गयासुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर बैठता है, तो दोस्तों इसकी जो जब ये बंगाल अभियान पर निकलता है दोस्तों, जब ये बंगाल विजय करता है, तो इसकी मृत्यु दोस्तों 1325 में जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक लकड़ियों का महल बनवाया गया था, उसमें दोस्तों वो महल गिर जाता है, जिसमें इसकी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक आता है, जिसको दोस्तों MBT कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको बताया था यह एक शिक्षित था, जो कि दोस्तों आयुर्वेदिक और मेडिसिन और तर्कशास्त्र गणित की थोड़ी जानकारी रखता था। और इसको दोस्तों रक्त पिपासु भी शासक कहा जाता था। यहाँ तक हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया था। इसके बाद दोस्तों अब इस नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिसका दोस्तों शासन रहा था 1325 से लेकर 1351 तक रहा था। दोस्तों, यह एक शिक्षित शासक था, इसलिए दोस्तों यह एक दूरदर्शी था, दूर की एक सोच रखता था दोस्तों। इसके लिए ये नए-नए प्रयोग करता रहता था। दोस्तों, इसके लिए ये नए-नए प्रयोग करता रहता था, लेकिन दोस्तों इसके प्रयोग असफल रहे थे। जिसमें दोस्तों इसके जो जिसमें जो असफल दोस्तों इसके प्रयोग जो रहे थे, उसी से ही दोस्तों इसके राजकोष में घाटा पड़ा। और इसी का शासन दोस्तों इसी वजह से विफल भी रहा था। दोस्तों, इसके शासन में जो प्रमुख एक्सपेरिमेंट किए गए थे, वो दोस्तों 4 किए गए थे, जो कि इसके असफल रहे थे। 4 दोस्तों इसके असफल प्रयोग जो थे, उसमें से पहला था इसका राजधानी परिवर्तन। दोस्तों, राजधानी इसने परिवर्तन जो किया था वो 1327 में किया था, जो कि दोस्तों इसने दिल्ली से देवगिरी बनाया था। दोस्तों, जब राजधानी ये परिवर्तन कर रहा था, तो इसके विचार में आया दोस्तों, इसका जो मेन मकसद था राजधानी परिवर्तन करने का, इसने दोस्तों एक तो अपने इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए इसने एक परिवर्तन किया था, कि इससे कि जब हम इधर साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ देवगिरी में जाएंगे, तो वहाँ पर हमारे इस्लाम का प्रचार प्रसार होगा। और दोस्तों दूसरा जो किया था, मंगोलों के आक्रमण की वजह से, दोस्तों मंगोलों का आक्रमण आक्रमण के भय से इसने एक राजधानी परिवर्तन किया था। इसके दोस्तों यह दो टारगेट रहे थे, इनकी वजह से इसने राजधानी परिवर्तन की थी। और दोस्तों एक इसके टाइम पर, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर 1333 में एक लेखक आते हैं, एक एक दोस्तों यात्री आता है इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का था। उसके दोस्तों इब्न बतूता के अनुसार दोस्तों इब्न बतूता के अनुसार इसका एक स्टेटमेंट था, इसके अनुसार कहा गया था कि MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को अपनी जनता के डर से और अपनी प्रजा से चिढ़ की वजह से अपनी राजधानी को परिवर्तन किया था। बस दोस्तों ऐसा कोई और भी दो दोस्तों इतिहासकार रहे थे, उन्होंने इसके मत को नकार दिया था, असत्य कहा था कि ऐसा कुछ नहीं था। जब दोस्तों ये राजधानी परिवर्तन करता है, इसके जब दिल्ली से देवगिरी ले जाता है, इसके अगले साल यह जब दोस्तों यह अपनी राजधानी को वापस 1328 में लेकर आता है,
उसके बीच में जब दोस्तों ये अपने अपने लोगों को ले गया था दिल्ली से देवगिरी, तो एक ये भी कारण रहा था, इसकी जनता यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते दोस्तों परेशान हो गई थी। जिसमें दोस्तों अ, जिसमें दोस्तों इसका जो खर्चा हुआ था बहुत सारा हो गया था। इसकी जनता भी दोस्तों खर्चे से खर खर्चे से दोस्तों इसके पीछे दोस्तों यह कारण था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, यहाँ पर दोस्तों खर्चा इन पर पुँजा नहीं गया। तो खर्चा पुँजा नहीं गया, इसकी वजह से यह 1328 में दोस्तों वापस आ जाते हैं दिल्ली। दोस्तों जब ये दिल्ली वापस आ जाते हैं, तो दोस्तों दिल्ली में जब वापस आने के बाद यह दूसरा इनका जो प्रयोग रहा था, वो सांकेतिक मुद्रा का रहा था। इससे पहले दोस्तों बात करते हैं देवगिरी की। देवगिरी का भी नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया। दोस्तों दौलताबाद का जो पुराना नाम था वो देवगिरी था, जो कि महाराष्ट्र में। दोस्तों जब दिल्ली में ये लोग वापस आते हैं अपनी सेना जनता के साथ, अपनी प्रजा के साथ, तो वहाँ पर दोस्तों ये सांकेतिक मुद्रा या टोकन मनी स्टार्ट करते हैं, जिसको दोस्तों कांसे की बनी होती है। जो इनकी कांसे सांकेतिक मुद्रा जो बनी थी दोस्तों, कांसे की बनी थी। इसमें दोस्तों इस कांसे की मुद्रा जो थी इनकी, इसको दोस्तों इन्होंने चांदी के बराबर वैल्यू दी थी। जो इसकी कांसे ब्रॉन्ज की जो वैल्यू थी दोस्तों, वो चांदी की वैल्यू के बराबर दी थी। तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं, जब कम वैल्यू की चीज़ और उसको ज़्यादा ज़्यादा की वैल्यू की चीज़ में दोस्तों कन्वर्ट करोगे, तो दोस्तों कम वैल्यू की चीज़ को कहीं न कहीं लोग बाग कहीं न कहीं इसको बनाने की व्यवस्था करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों इसके शासन में इसके एमबीटी के शासन में दोस्तों इसके जो शासन में जितनी भी प्रजा थी, उस इसके हर प्रजा के घर में दोस्तों एक टकसाल खुल गई थी, जिसमें दोस्तों ब्रॉन्ज की सिक्के बनाए जाते थे। तो दोस्तों इससे इसके राजकोषीय घाटा में बहुत सारी कमी हुई। दोस्तों इसलिए एक इतिहासकार रह चुके हैं, जिनका दोस्तों नाम था ईश्वर टोपा। दोस्तों इनका इनका जो स्टेटमेंट था, इन्होंने कहा था कि महमूद जो दोस्तों एमबीटी था, एमबीटी ने दोस्तों इसके शासन में दोस्तों एमबीटी ने जो कांसे के सिक्के जो दोस्तों बनाए थे, ब्रॉन्ज के सिक्के, तो वो चांदी की कमी के कारण बनाए थे। इनके यहाँ चांदी की कमी पड़ गई थी, इसलिए दोस्तों इसने चांदी के सिक्के बनाए थे। ब्रॉन्ज के सिक्के इसलिए बनाए थे कि जब चांदी की सिल्वर की कमी पड़ गई थी, इसलिए ब्रॉन्ज के सिक्के बनाए गए थे। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट अभियान हुआ था, वो 1330 से लेकर 31 में हुआ था, जिसका नाम था अभियान खुरासान का अभियान। दोस्तों खुरासान का अभियान इसलिए किया गया था कि यह एमबीटी जो था, यह इराक को जीतना चाहता था। किसको जीतना चाहता था दोस्तों? इराक को। इराक को जीतना चाहता था दोस्तों। इसको इराक को जीतने से पहले इसने क्या किया कि एक तिहरा गठबंधन किया था। तिहरा गठबंधन दोस्तों किया था एमबीटी ने, यानी कि दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसने तिहरा गठबंधन किया, जो कि दोस्तों जिसमें दोस्तों एक मिस्र था, मिस्र के शासक से दोस्तों किया इसने एक, और एक दोस्तों ट्रांस ट्रांसोकियाना एक जगह थी दोस्तों। यहाँ के एक दोस्तों शासक थे तरसरीन। दोस्तों तरसरीन शासक जो थे, इन तीनों के बीच में दोस्तों एक तिहरा गठबंधन हुआ था। ये लोग तिहरा गठबंधन इसलिए दोस्तों किया था क्योंकि ये इराक को जीतना चाहते थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जो तरसरीन जो थे, इनके इनके चाचा ने इनकी हत्या करवा दी, तो इसलिए दोस्तों ये मारे गए। और दोस्तों जो मिस्र का शासक था, इसकी दोस्तों बीमारी से मृत्यु हो गई, यह बीमार पड़ गया।
इसलिए दोस्तों इसका यह 13 गठबंधन भी टूट गया। और दोस्तों यह 13 गठबंधन एक साल ये जब टूट गया दोस्तों, तो दोस्तों कहा जाता है कि इसके इसके इस अभियान के लिए 3 लाख सेना रखी गई थी। 3 लाख सेना दोस्तों रखी गई थी, जिसमें से ये वेट कर रही थी 3 लाख सेना कि ये अभियान कब स्टार्ट हुआ है हो कब स्टार्ट किया जाए। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक था 1 साल से इनको वेतन और इनका पूरा खर्चा 1 साल तक दोस्तों देता रहा, लेकिन यह अभियान खुरासान का अभियान कैंसिल हो गया था और यह अभियान दोस्तों हुआ ही नहीं। इसलिए दोस्तों इसका यह एक असफल प्रयोग रहा था। इस प्रयोग में दोस्तों यह इराक को जीतना चाहता था, लेकिन इराक को यह जीत नहीं पाया, क्योंकि इराक के जो दोस्तों इसका जो 13 गठबंधन था उसमें इसने मिस्र से दोस्ती की, मिस्र के शासक से दोस्ती की और ट्रांसोक्यान के शासक से दोस्तों दोस्ती की इसने, पर वो दोनों ही मारे गए, इसलिए इसका खुरासान का अभियान सफल नहीं रहा, जो कि असफल रहा। इसके बाद दोस्तों चौथा इसका जो अभियान था वो था इसका कराचिल अभियान। कराचिल के अभियान में दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक हिमाचल और चीन की तरफ इसको जीतना चाहता था। हिमाचल को दोस्तों जब इसने अपनी सेना को यहाँ पर भेजा था हिमाचल को जीतने के लिए और चीन के क्षेत्र को जीतने के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों इसने अपने भतीजे खुसरो मलिक को भेजा था। खुसरो मलिक को यहाँ पर इसने भेजा था। दोस्तों इतिहासकारों का कहना था जब ये लोग हिमाचल से ऊपर चढ़ रहे थे जो दोस्तों ये लोग, तो दोस्तों इन लोगों को वहाँ की जनताओं ने पत्थर फेंक फेंक के फेंके थे इन लोगों के ऊपर, और इन लोगों को वहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को वहाँ से भगा दिया गया। दोस्तों जब ये दिल्ली आए थे तो मात्र 3 से 4 लोग बचकर आए थे, बाकी सब दोस्तों मारे गए थे वहीं। तो दोस्तों इसलिए इसका यह एक अभियान असफल रहा था। और दोस्तों नेक्स्ट जो है इसने क्या किया था, दोआब पर दोस्तों टैक्स में वृद्धि कर दी। दोआब आपकी बात करता हूँ, दोआब क्या होता है दोस्तों, ये गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर का क्षेत्र दोस्तों, और ये यमुना दोस्तों, यमुना ये प्रयागराज में जो मिलती है दोस्तों, इसके बीच में जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दोआब। क्या होता है दोस्तों, यानी कि दो जलों के बीच की भूमि को हम दोआब कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने कि यहाँ के जो दोस्तों किसान थे, वहाँ उन किसानों को इसने एक ऋण दिया था, जिसको दोस्तों तकावी ऋण कहते हैं। यहाँ के किसानों को दोस्तों एक तकावी ऋण दिया था। उस ऋण की दोस्तों आज के टाइम पर वैल्यू है 2 करोड़ रुपए दिए थे। कितने रुपए दिए थे, 2 करोड़ रुपए दिए थे। और दिए क्यों थे दोस्तों, उनसे कहा था कि यहाँ पर आप खेती कीजिए, और उनको दोस्तों जमीन दी गई थी 60 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों इनको फसल उगानी थी किसानों को। और उनसे कहा गया था कि आप यहाँ पर फसल कीजिए और यहाँ पर जो फसल हो उसका हमको दोस्तों आधा आधा टैक्स दीजिए। तो दोस्तों दोआब के क्षेत्र में जो कर जाता था वो आधा कर दिया गया था। और दोस्तों क्या किया गया था, जब इसी टाइम पर दोस्तों अकाल पड़ जाता है तो कोई टैक्स दे नहीं पाता है। अकाल का मतलब दोस्तों ना तो बारिश हुई ना कुछ यहाँ पर फसल उगी नहीं थी। दोस्तों इसकी वजह से किसानों के लिए दोस्तों इसने एक अकाल जब पड़ जाता है उस स्थिति में दोस्तों किसानों के लिए इसने क्या किया कि एक दीवान अमीर को ही बनवाया। दीवान अमीर को ही बनवाया था दोस्तों किसानों के लिए। इसमें दोस्तों जो भी अनाज वगैरह था वो इसमें स्टॉक करने के लिए इसने दीवान अमीर को ही बनवाया था। इसी के समय में दोस्तों एक यात्री था इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से आया था भारत में। और आया कब था दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था 1333 में भारत में आया था। दोस्तों ये हम इब्न बतूता जो था ये बहुत विद्वान था।
बहुत होशियार था। इसी को दोस्तों देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसको जब देखा इतना होशियार विद्वान था, तो उससे उससे प्रभावित हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता से दोस्तों ये प्रभावित हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी घोषित कर दिया था। दोस्तों काजी बात करते हैं, ये न्याय विभाग का दोस्तों चीफ होता था, मतलब मुख्य। कौन होता था दोस्तों? न्याय विभाग का यह मुख्य होता है। जैसे हाई कोर्ट का जज जो होता है वो मुख्य होता था। इसी प्रकार से दोस्तों काजी एक मुख्य पद था जो कि न्याय विभाग का था। और दोस्तों इसी को मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में अपना दूत बनाकर चीन में भेजा था। कब भेजा था इसको दोस्तों? 1342 में इसको अपना दूत बनाकर चीन में भेजा था। अब बात करते हैं इब्न बतूता की दोस्तों, तो इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताबुल रहला। क्या नाम था दोस्तों इसकी किताब का नाम? किताब किताबुल रहला। इस किताब में इस किताब में दोस्तों एक तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसके शासन की इसके शासन में क्या क्या घटना घटित हुई थी। और दोस्तों इससे पहले, यानी आप कह सकते हो खिलजी वंश और दोस्तों तुगलक वंश। दोस्तों खिलजी वंश और तुगलक वंश के शासक जो थे उनके शासन में क्या क्या घटनाएं हुई थी, उसका वर्णन इस किताबुल रहला में किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 में दोस्तों दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। इनको दोस्तों राय बंधुओं के नाम से जाना जाता था। दोस्तों हरिहर और बुक्का ने, दोनों भाइयों ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों इस साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में की गई थी। दोस्तों इनके हरिहर और बुक्का के जो गुरु थे वो विद्याधर थे। दोस्तों जब हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तो मैं उसमें सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि हरिहर बुक्का किसके शासन काल में इन्होंने अपने इस साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 में राय बंधु जो थे दोस्तों हरिहर और बुक्का, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और दोस्तों इसी के समय में दोस्तों जो हरिहर और बुक्का जो थे, ये बंधुओं के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने दोस्तों जो विजयनगर की राजधानी बनाया था वो बनाया था हम्पी को। किसको बनाया था? हम्पी को। इसी तरीके से दोस्तों जो इसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक और साम्राज्य की स्थापना होती है जिसका नाम होता है बहमनी साम्राज्य। जो दोस्तों बहमनी साम्राज्य को जो स्थापित करता है उसका नाम है हसन गंगू। तो वो ही दोस्तों पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ है कि 1351 में जो मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है वो इसकी 1351 में मृत्यु हो जाती है। 1351 में दोस्तों क्या घटना घटित होती है? 1351 में दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है। दोस्तों इसकी मृत्यु जो होती है वो लू की लगने की वजह से होती है। लू आप सब जानते होंगे दोस्तों, गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उसको लू कहते हैं। वो लू लग जाती है तब जब दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जब यह दोस्तों गुजरात का जब अभियान कर रहा था दोस्तों, गुजरात का जो एक सा, गुज, गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था तागी। दोस्तों वो गुजरात से भागकर यहाँ पर गया था। यहाँ पर एक सिंध प्रांत में जगह थी दोस्तों ठट्टा। ठट्टा जब जगह थी दोस्तों, यहाँ से जब दिल्ली से दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक इधर जा रहा था, ठट्टा यानी कि सिंध प्रांत में दोस्तों, तो वहाँ पर इसकी लू लगने की वजह से मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इसके साथ जो आ रहा था वो फिरोज शाह तुगलक भी था। इसके साथ जो था मोहम्मद बिन तुगलक के साथ दोस्तों फिरोज शाह तुगलक भी था जो कि रज्जक का बेटा था। इसके बाद दोस्तों जब जब इसके सैनिक ये इनके सैनिकों को पता चलता है कि यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है सिंध प्रांत ठट्टा में,
तो यहाँ पर इनके सैनिक दोस्तों विद्रोह करने लगते हैं, आपस में लड़ाई करने लगते हैं कि अब दिल्ली का जो शासक बनेगा कौन बनेगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर युद्ध छिड़ जाता है। तो दोस्तों जो यहाँ पर शासक करने की बात आती है तो दोस्तों यहाँ शासक बनता है। इसके बाद जब ये लोग दिल्ली में जाते हैं तो यहाँ पर शासक दोस्तों बनता है फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की बात वो करते हैं कि जो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापन गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसका जो भाई था दोस्तों रज्जब दोस्तों रज्जब। इसका भाई दोस्तों रज्जब था, इसका बेटा था फिरोज शाह तुगलक, FST। और इसका गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा कौन था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। इस तरीके से दोस्तों फिरोज शाह तुगलक 1351 में बैठता है दिल्ली की गद्दी पर, और इसका जो शासन रहता है वो 1388 तक रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी फिरोज शाह तुगलक की। दोस्तों इस फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता था। दोस्तों अग्रगामी का मतलब होता है अ, जिसने ऐसे ही काम जिसने जिसने पहले पहले ऐसे ही काम किए हों पहले ऐसे ही काम किए हों। दोस्तों अग्रगामी का मतलब जिसने ऐसे ही पहले काम किए हों। तो दोस्तों जिसने पहले ऐसे ही काम किए हों इसलिए इसको फिरोज शाह को इससे तुलना करके, सिकंदर लोदी से तुलना करके, औरंगजेब से तुलना करके इसको अग्रगामी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि जैसे 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 दोस्तों ये मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और इसी तरीक़ा से कोई दूसरा आपको हिस्ट्री पढ़ाए, और दोस्तों उसी तरीक़ा से तीसरा आपको हिस्ट्री पढ़ाए, तो दोस्तों मैं जो हूँगा इन दोनों का अग्रगामी कहलाऊँगा। तो ऐसे ही दोस्तों फिरोज शाह के टाइम पर जो घटनाएं घटी थी, जो भी अत्याचार हुए थे, वो ही अत्याचार दोस्तों सिकंदर लोदी के टाइम पर हुए, और औरंगजेब पे औरंगजेब के टाइम पर भी दोस्तों वही अत्याचार हुए थे। इसीलिए दोस्तों सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से सल्तनत काल का अकबर भी फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। दोस्तों जैसे कि अकबर ने बहुत सारे टैक्सों को हटाया था, इसी तरीके से दोस्तों अकबर से पहले फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे टैक्सों को ख़त्म कर दिया था, जिसके साथ फिरोज शाह तुगलक के शासन में दोस्तों 24 टैक्सों को ख़त्म किया गया था। इसलिए दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। दोस्तों ये जो कहा था वो एलियट ने कहा था। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो कमालुद्दीन फिरोज शाह तुगलक था। इसके गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसका गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का बेटा था। जो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक जो था तुगलक वंश का संस्थापक, उसके छोटे भाई रज्जब का बेटा था। इसकी बात करते हैं दोस्तों माता की, तो माता का नाम दोस्तों बीबी जेला था। फिरोज शाह तुगलक की माता का नाम दोस्तों बीबी जेला था, जो कि एक हिंदू थी। दोस्तों इसके शासन में जो भी दिल्ली के अमीर थे वो लोग कहते थे, FST के बारे में दोस्तों टिप्पणी करते थे कि यह एक पक्का पक्का मुस्लिम नहीं है। और वहाँ की दोस्तों ये ये उसके बारे में FST के बारे में टिप्पणी हुआ करती थी कि एक पक्का मुस्लिम नहीं है, शासन के लायक नहीं है। दोस्तों इसको प्रूव करने के लिए इसने क्या किया, FST ने, फिरोज शाह तुगलक ने, और दोस्तों इसने क्या किया कि जो मोहम्मद, और दोस्तों इसकी जनता में भी ये इसको जनता की जो इसके यहाँ पर जनताएं जो थी वो इससे दोस्तों चिढ़ती थी, इसको पसंद नहीं करती थी। और अपनी जनता को दोस्तों खुश करने के लिए इसने, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि इसने जो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों किसानों को ऋण दिया था, जिसको तकावी ऋण कहते हैं, उस ऋण को दोस्तों इसने माफ़ कर दिया था। उस ऋण को क्या किया था इसने दोस्तों, माफ़ कर दिया था। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था
कि तकावी ऋण को जो कि एमबीटी ने किसानों को दिया था, उसको किसने माफ़ किया था? तो दोस्तों वो फिरोज़ शाह तुगलक ने किया था। इसी तरीके से जो दोस्तों नेक्स्ट है, सल्तनत काल के जो 24 टैक्स थे दोस्तों, इसने उनको ख़त्म कर दिया और उसके बाद सिर्फ 4 टैक्स ही लिए थे, 4 टैक्स ही लगाए थे दोस्तों। उसमें से जो सबसे प्रमुख थे दोस्तों, एक खराज कर था, जो कि दोस्तों भूमि पर लगाया जाता था। भूमि पर जो दोस्तों जितनी उपज होती थी, उस उपज का दोस्तों 1/6 लिया करता था। इसी तरीके से दोस्तों इसने नेक्स्ट ज़कात कर लगाया था, जो कि दोस्तों सिर्फ मुस्लिमों पर लगाया गया था। उनसे 2.5% टैक्स लिया जाता था। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट जो कर था वो जजिया कर था। जजिया कर इसने क्या किया दोस्तों कि सिर्फ ब्राह्मणों पर लगाया था और इसीलिए इसको दोस्तों हिंदुओं को इसी ने फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों हिंदुओं को जिम्मी कहा था, जिम्मी कहा था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो कर था वो खुम्स कर था। खुम्स कर जो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि यह एक लूट का कर था, लूट का, क्योंकि दोस्तों जो कोई लूट कर लाता था वो खुम्स कर हुआ करता था। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन, इसने दोस्तों कितना लगाया था 1/6। और इससे पहले दोस्तों जो खुम्सकर जो लगाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। वो दोस्तों कितना लगाया था 4/5। ये दोस्तों 80% था और ये 20% था। फिरोज शाह तुगलक 20% लेता था और अलाउद्दीन खिलजी 80% लेता था। दोस्तों बात करते हैं इस पॉइंट की, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? दोस्तों जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया था तो इसने दोस्तों सिंध प्रांत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था, जो जिसमें दोस्तों गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था और जिसमें दोस्तों ब्राह्मण ब्राह्मण दोस्तों और बच्चा और लड़का और विधवा इन लोगों पर नहीं लगाया जाता था। और दोस्तों इसी तरीक़ा से अगर उत्तर भारत की बात करें तो उसमें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था कश्मीर में, कश्मीर की तरफ दोस्तों, कश्मीर वाले क्षेत्र की तरफ, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगवाया था। और दोस्तों इसके भी शासनकाल में यही था प्रोसेस। इसके बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों ब्राह्मणों पर लगवा दिया था जजिया कर। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, सिंचाई कर। इसने दोस्तों सिंचाई कर भी लगवाया था, जिसे हव सर्व कहा जाता था, जो कि दोस्तों उपज का 10% लिया करता था। इसी के टाइम पर दोस्तों सिंचाई होती थी बहुत सारी, तो इसी के लिए सिंचाई के लिए दोस्तों इसने बहुत सारी नहरों का भी निर्माण कराया था। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहरों का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था, किसके शासन में स्टार्ट हुआ था? तो क्या कहोगे? FST यानी फिरोज शाह तुगलक के बारे में। और दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसने फिरोज शाह तुगलक ने इतलाक प्रथा को शुरू की थी, जो कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत की सबसे भ्रष्ट इसको दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासक कहा गया था। दोस्तों इतलाक प्रथा क्या थी कि जब दोस्तों जो जो दोस्तों कर वसूलने जाते थे, जो क्या वसूलने जाते थे, जो टैक्स वसूलने जाते थे, उनसे 50% टैक्स लिया करता था, 15% टैक्स लिया करता था। तो दोस्तों इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासक कहा गया था। और दोस्तों बात करते हैं एकता प्रथा की। एकता प्रथा को पुनः प्रारंभ और वंशानुक्रम कर दिया था, जिसे दोस्तों विरासत का सिद्धांत कहा गया था। दोस्तों बात करते हैं एकता प्रथा की। एकता का मतलब आपको बता दिया था, जो वेतन की जगह पर जमीन का टुकड़ा दे। सबसे पहले एकता प्रथा दोस्तों जो लगाई थी वो इल्तुतमिश ने लगाई थी, और इसके बाद जो एकता को जो ख़त्म किया था, एकता को किसने ख़त्म किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दोस्तों ख़त्म किया था। फिर से फिर से एकता प्रथा को जो लगाया था दोस्तों, फिर से दोस्तों FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, और वो भी दोस्तों वंशानुक्रम दोस्तों, कि जैसे कि किसी अगर कोई सैनिक अगर वो मर जाता है तो उसके जो वंश में या उसका लड़का हो या लड़की हो या उसके कोई भी, या तो दामाद हो या उसका कोई नौकर हो या कोई कुछ भी हो, उसको दोस्तों एकता दी जाती थी। इस तरीके से दोस्तों इसकी वंशानुक्रम एकता चली थी, जिसको हम विकास का
विरासत का सिद्धांत कहते हैं, विरासत का सिद्धांत कहते हैं। और दोस्तों इसके समय में सर्वाधिक दास थे। मोस्ट ऑफ द स्लेव्स का किसके शासन में थे दोस्तों? इसके शासन में सबसे सबसे ज़्यादा दास थे। दोस्तों कहा जाता है कि इसके जो शासन में 1.50 से लेकर 1.8 लाख तक दोस्तों इसके दरबार में इसके शासनकाल में दास हुआ करते थे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा इसके यहाँ पर काम भी था, जैसे दोस्तों किसानों के लिए इसने बहुत सारे विभाग बनाए, उनकी देख रेख के लिए, घोड़ों की देख रेख के लिए दोस्तों। और महल, जो कि इसका जो महल था दोस्तों, उसका साम्राज्य थोड़ा विस्तारित हो चुका था दोस्तों, इसलिए बहुत सारे दास ये रखा करता था साफ सफाई के लिए दोस्तों। और फिरोज तुगलक ने दोस्तों स्थायी सेना रखना बंद कर दी थी। स्थायी सेना रखना किसने बंद कर दी थी? फिरोज तुगलक ने। दोस्तों स्थायी सेना कौन रखा करता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी रखता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों ये स्थायी सेना को रखा था। और जो बंद की थी स्थायी सेना को, वो फिरोज तुगलक ने रखना बंद कर दिया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसने क्या किया? रोजगार दफ्तर खुलवाए, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खुलवाई, जिसमें दोस्तों रोजगार दिया जाने लगा था। उसके लिए एक ऑफिस रखी गई थी। और दासों के लिए दोस्तों इसने एक बंदगान विभाग बनाया था। दीवान, जो दास हुआ करते थे दोस्तों, उनके लिए एक इसने विभाग बनाया था, जिसका नाम था दीवान बंदरगान। दोस्तों दासों जो जो दान दिया करते थे, दान देने के लिए भी दोस्तों इसने एक विभाग बनाया था, जिसको बोलते हैं दीवान खैरात। दीवान खैरात दोस्तों, दान के लिए इसने एक विभाग बनाया था। और जो कि दोस्तों मुस्लिम लड़की और विधवाओं के लिए था। किसके लिए था? मुस्लिम लड़की और विधवाओं के लिए। और दोस्तों इसने एक विभाग बनाया दीवान इस्तेहाक, जो कि वृद्धों, जो बूढ़े लोग थे, उनको पेंशन दी जाती थी, इसलिए ये विभाग दोस्तों इसने बनवाया, दीवान इस्तेहाक। इसी प्रकार से इसने एक जो नेक्स्ट विभाग बनाया था, जिसका नाम था दीवान रिसालत। इसमें दोस्तों जो लोग बाग अपनी शिकायत करने के लिए आते थे, उसके लिए ये दीवान रिसालत बनवाया था। इसी तरीक़ा से दोस्तों इसने जो नेक्स्ट बनाया था दीवान मुस्तखराज, जो दोस्तों लगान को वसूलने के लिए जो लगान कलेक्ट किया जाता था, उसके लिए इसने एक स्पेशल विभाग बनाया था, जिसका नाम है दीवान मुस्तखराज। और दोस्तों इसने दीवारों पर चित्रकारियों को बंद कर दिया था कि कोई चित्र दीवारों पर नहीं बनेगा। इसी प्रकार से दोस्तों इसने सोने और चांदी के भी बर्तनों को बंद कर दिया था। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस फिरोज तुगलक ने महिलाओं को पीर मज़ार पर रोक लगा दी थी। दोस्तों पीर मज़ार पर एक शासक और आएगा दोस्तों, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी भी दोस्तों पीर मज़ार पर जाने के लिए स्त्रियों के लिए रोक लगाएगा। इसने दोस्तों फिरोज तुगलक ने दोस्तों बहुत सारे नगर बसाए थे। उसमें से जो प्रसिद्ध हैं, जो फेमस हैं दोस्तों, एक फिरोज कोटला दिल्ली वाला। और दोस्तों एक फतेहाबाद बसाया था, जो कि हरियाणा में है। और दोस्तों एक शहर बसाया जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में, जिससे सिराज हिंद कहा जाता है। दोस्तों जौनपुर को जूना खां की याद में बसाया था। दोस्तों जूना खां किसको बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को। इसकी याद में दोस्तों जौनपुर बसाया था। एक दोस्तों फिरोजाबाद को दोस्तों बसाया था। दोस्तों जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसके समय पर बर्नी ने एक किताब लिखी थी, जिसको तारीख फिरोजशाही कहते हैं। दोस्तों तारीख फिरोजशाही किताब में तुगलक वंश यानी तुगलक वंश के फिरोज तुगलक का पूरा पूरा आत्मकथा है इसमें दोस्तों। इसके पूरे शासन के बारे में बताया गया है, इसका वर्णन किया गया है, विस्तृत वर्णन किया गया है तारीख फिरोजशाही में। दोस्तों एक इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम है फुतूहात फिरोजशाही। ये दोस्तों एग्जामों में बहुत बार पूछी जा चुकी है कि फिरोज तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? फुतूहात फिरोजशाही। इसने दोस्तों फिरोज तुगलक ने दोस्तों चांदी का ससगनी सिक्का चलवाया था। और फिरोज तुगलक ने दोस्तों अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली में मंगवाया था। एक जो स्तंभ था वो टोपरा स्तंभ था, जो कि हरियाणा में स्थित है।
और एक जो स्तंभ था अशोक का वो मेरठ में स्थित था। इन दोनों अशोक के स्तंभों को दोस्तों इसने दिल्ली में मंगवाया था, दिल्ली में दोस्तों, क्योंकि इस इसके जो दास हुआ करते थे वो दोस्तों ये इन सभी कामों के लिए हुआ करते थे, तभी तो सबसे ज़्यादा बन डेढ़ 1.5 लाख 1.5 लाख से दोस्तों 180 लाख 2 लाख तक करीब इसके पास दास हुआ करते थे, क्योंकि जैसे टोपरा का स्तंभ लेने गए होंगे कुछ दास, मेरठ का स्तंभ लेने गए होंगे कुछ दास, और दोस्तों ये जितने विभाग हैं इसके उनकी देख रेख करने के लिए दोस्तों बनाए गए थे, कुछ दास होंगे, इसके दरबार में भी रहा करते होंगे। और दोस्तों इस तरीके से इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा दास थे, और इसके शासनकाल में ही 2 अशोक के स्तंभों को दिल्ली में लाया गया था। और 1368 में दोस्तों कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। इसके इसके टाइम पर दोस्तों 1368 में दोस्तों कुतुब कुतुब मीनार पर दोस्तों बिजली गिर गई थी। बिजली गिर गई थी, इसकी वजह से कुतुब मीनार की दोस्तों इसने मरम्मत कराई थी, और साथ में इसकी 5 मंजिल थी दोस्तों उसका भी इसने निर्माण कराया। दोस्तों इसके बाद जो शासक हुए थे वो कुछ ज़्यादा अच्छे हुए नहीं, और उनका उनका शासन बहुत दिल्ली के आसपास बहुत कम शासन रह गया था, यानी कि उसके शासन करने की क्षेत्रफल जो था दोस्तों बहुत कम सिकुड़ गया था। और इस फिरोज शाह तुगलक के बाद दोस्तों कोई अच्छा शासक हुआ भी नहीं था। जब दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो शासक था, इसके 2 बेटे तो दोस्तों इसके सामने ही मारे गए। दोस्तों 2 बेटे जो थे इसके सामने ही मर गए थे। जो तीसरा बेटा जो दोस्तों था इसका प्रधानमंत्री ये था गयासुद्दीन मोहम्मद। दोस्तों गयासुद्दीन मोहम्मद इसका पीएम प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों गयासुद्दीन मोहम्मद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, जिसका शासन मात्र 1388 तक रहता है। और दोस्तों 1388 इसको मोहम्मद खान के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसी उसी साल दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक शाह आ जाता है, जो कि दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का पोता होता है। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का पोता होता है, दोस्तों जो कि बेटा होता है फतेह खान का। फतेह खान का दोस्तों ये बेटा होता है गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1 साल तक शासन करता है। इसी तरीके से अबू बकर जो कि ये भी पोता होता है दोस्तों। और नेक्स्ट जो शासन इसका शासन दोस्तों रहता है गयासुद्दीन तुगलक शाह का 1388 से 89 तक, 1 साल तक का। इसका भी 1 साल तक रहता है 1389 से 90 तक। और दोस्तों नेक्स्ट आता है नसरुद्दीन मोहम्मद, इसका भी शासन दोस्तों मात्र 4 साल तक रहता है। इसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन सिकंदर शाह रहता है दोस्तों, जिसको हुमायूं कहते थे। 1394 से 95 इसका शासन रहता है। दोस्तों मात्र ये अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे उसमें, और इनके पास कोई बड़ी शक्ति भी नहीं थी, बस ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। जो दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था वो था दोस्तों नसरुद्दीन महमूद। दोस्तों जो नसरुद्दीन महमूद था यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था, जिसका शासन 1395 से लेकर 1414 तक चला था। दोस्तों जब ये दिल्ली नसरुद्दीन महमूद जब दिल्ली की गद्दी पर था, तो इसके पैरेलल में दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट है फिरोजाबाद। दोस्तों फिरोजाबाद में भी एक शासन कर रहा था, ये उस टाइम 1395 से लेकर 1414 तक था दोस्तों। उसमें जो शासन कर रहा था दोस्तों वो नुसरत खान कर रहा था। दोस्तों ये दिल्ली में और फिरोजाबाद में जो शासन हो रहा था वो तुगलक वंश का ही था, नुसरत खान। तो दोस्तों इसका जो शासन चल रहा था 1498 में, ये दोस्तों इसका भी शासन खत्म हो गया था। दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है नसरुद्दीन के टाइम पर दोस्तों 1398 में दोस्तों तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग जो भारत में प्रवेश हुआ था वो 1398 में प्रवेश हुआ था, जिसमें कहा जाता है जब तैमूर लंग जो दोस्तों जब भारत में आया था, जब दोस्तों भारत में तैमूर लंग आया था, जब भारत में एंटर हुआ था, इसने एक लाख दोस्तों लोगों को मारा था। और भारत में जब आया था इसने 30,000 गर्दनें काटी थी। तो इसने बहुत
और बहुत सारा यहाँ पर दोस्तों 15 दिन तक यहाँ पर दोस्तों इसने लूट की थी तैमूर ने। और तैमूर दोस्तों एक लंगड़ा था, इसलिए दोस्तों इसलिए इसको तैमूर कहा जाता था। का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये लंगड़ा था, तैमूर जो था वो लंगड़ा था, इसलिए इसने दोस्तों इसलिए इसको तैमूर कहा जाता है। जब दोस्तों इसी के टाइम पर नसरुद्दीन महमूद के टाइम पर अ, एक शासक था ख्वाजा जहाँ। दोस्तों ख्वाजा जहाँ ने क्या किया, ये जौनपुर जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था उसमें जौनपुर में इसने सरकी वंश की स्थापना कर दी। ख्वाजा जहाँ को ही दोस्तों मलिक के सरवर कहा जाता था। मलिक के सरवर दोस्तों इसको कहा जाता था। इस तरीके से दोस्तों नसरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो जाती है इसके बाद, इस वीडियो में दोस्तों आज हम आपको इतना ही बताते हैं। और